हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राचीन काल में महाराज जनक विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक अत्यधिक ज्ञानी थे। वे इस प्रकार राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हो। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे सांसारिक भोग विलास में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उन्हें विदेह जनक कहते थे। ठीक है, पहला प्रश्न है, मिथिला किस राज्य की राजधानी थी? मिथिला विदेह की राजधानी थी, विदेह राज्य की। महाराज जनक को किस बात का शौक था? राज्य करने का, ज्ञान देने का, फकीरी का, सेवा करने का। महाराज को फकीरी का शौक था। नेक्स्ट है, महाराज जनक अपना राजकाज किस प्रकार चलाते थे? मानो परमात्मा के विनयशील सेवक हो, जैसे बहुत बड़े महाराजाधिराज हो, मानो बहुत बड़े सन्यासी हो, जैसे कोई प्रसिद्ध ज्ञानी हो। तो वो ऐसे राजकाज चलाते थे मानो परमात्मा के विनयशील सेवक हो। महाराज जनक सुबह से शाम तक क्या क्या काम देखते थे? सारे राज्य का प्रबंध करते थे, शत्रुओं का पता लगाते थे, लोक कल्याण के उपाय करते थे। ये सभी कार्य वो करते थे। घ विकल्प सही है। प्रस्तुत गद्यांश में किस राजा के विषय में उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है महाराज जनक के बारे में। अभी दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। माफ करिएगा, काव्यांश को पढ़कर। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। पहला प्रश्न है, जिस काम को आज करना है उसे कर्मवीर कब करते हैं? जिसे आज करना है वो उसे आज ही करते हैं, जिस दिन करना है उसी दिन। सुनो सबकी करो मन की, यह बात किस पंक्ति में है? सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते आज ही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही। नेक्स्ट है, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। इसका क्या अर्थ है? श्रमशील लोग किसी की मदद नहीं करते, अपनी मदद खुद करते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं। इसमें ख विकल्प सही है, वो अपनी मदद खुद करते हैं। भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। इस पंक्ति को गद्य में किस तरह से लिखेंगे? वे भूलकर कभी दूसरे का मुंह नहीं ताकते, दूसरे का मुंह ताकते नहीं कभी, भूलकर दूसरों का मुंह वे कभी ताकते नहीं। इसमें पहला विकल्प सही है, वो भूलकर भी कभी दूसरे का मुंह नहीं ताकते। आगे है, हमने हमेशा किसकी रक्षा की है? शत्रुओं की, शरणागत की, विदेशियों की, सगे भाइयों की। इसमें ख विकल्प सही होगा, शरणागत की, जो भी हमारी शरण में आए हैं। पाठ्य पुस्तक से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी ये एक सीन पैसेज है। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। ये बचपन चैप्टर से है। जब आप दिन की रोशनी में को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची पर कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, देखती रही। ठीक, पहला प्रश्न है, डॉक्टर साहिबा ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया था कि उनका चश्मा उतर जाएगा? दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने से क्या हुआ? लेखिका का चश्मा नहीं उतरा। लेखिका को पहली बार चश्मा लगाने पर किसने चिढ़ाया? उनके चचेरे भाई ने।
पंक्ति पूरी कीजिए। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। घ विकल्प सही है। आईने के सामने खड़ी होने के बाद लेखिका ने क्या किया? उन्होंने कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, देखती रही और देखती रही। ऐनक उतारी, पहनी और देखती रही। का विकल्प सही है। आगे है, पाठ्य पुस्तक से दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी सीन एक पोयम का पाठ है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। ये वो चांद वाले चैप्टर से है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। पहला प्रश्न है, 10-11 साल की लड़की की यह सोच में उसे कौन निरा बुद्धू समझता है? तो उसको लगता है कि चांद उसको बुद्धू समझता है। ख विकल्प सही है। लड़की के अनुसार चंद्रमा को कौन सी बीमारी है? घटने की और बढ़ने की। घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, दोनों ही बीमारियां हैं। घ विकल्प सही है। चांद के घटने या चंद्रमा घटते या बढ़ते हुए कब तक दम नहीं लेता? जब तक वो बिल्कुल गोल न हो जाए। ग विकल्प सही है। पंक्ति पूरी कीजिए। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। 10-11 साल की लड़की की समझ में चांद कैसा व्यक्ति है? चांद एक रोगी व्यक्ति है, जिसको कोई रोग हुआ है लगातार घटने का या फिर बढ़ने का। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी से और जंगल से प्यार है। चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी तथा जंगल से प्यार है। आगे, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? तो लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, काफल, रस भरी, कसमल, चेस्टनट और चने, ये मज़े लेकर खाती थी। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो केशव को लगा कि अंडों से अब तक बच्चे निकल आए होंगे, तो टोकरी उसने मंगाई थी उनकी छांव करने के लिए, ताकि उनको धूप ना लगे। जो चिथड़े मंगाए थे उनसे एक गद्दी बनाई थी उनके लिए, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, आराम उनको मिले। और दाना पानी मंगाया था उनके खाने के लिए। सो केशव ने क्योंकि कार्निस पर चिड़िया के अंडे रखे थे, केशव ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए उसने टोकरी मंगाई थी। चिचड़ों से उसने एक गद्दी बनाई थी, आराम के लिए एक गद्दी बनाई थी। और दाना पानी मंगाकर, दाना पानी से उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया था, या दाना पानी मंगाकर वह उनकी भूख मिटाना चाहता था। नेक्स्ट, माँ के ऐसे ऐसे कहने पर, आप करेगा, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर उसकी माँ क्यों घबरा रही थी? तो मोहन क्योंकि माँ को बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, वो बस पेट पर हाथ रख के ज़ोर से करा रहा था, तो माँ को लगा शायद ऐसे ऐसे ये कोई नई बीमारी है, वो उसको एक बीमारी समझ रही थी। तो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, वह केवल पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से करा रहा था, इसीलिए
माँ ऐसे ऐसे को कोई भयानक नई बीमारी समझ रही थी। नेक्स्ट, ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों के आने के बाद ही हम इतिहास को जान पाए हैं। अक्षरों की खोज के बाद ही जो मनुष्य थे वो अपने विचारों को लिख सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे कि वो इस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकें। तो अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि मनुष्य अक्षरों की खोज से ही इतिहास को जान पाया है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना प्रारंभ किया, जिससे पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। नेक्स्ट, अभी आगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बाल राम कथा से है। राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं और उन्हें किस बात का दुख था? तो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और उन्हें इस बात का दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान न थी। यहाँ कोई संतान नहीं थी। आगे महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से किन्हें साथ लेकर चले थे और उन्होंने कहाँ विश्राम किया था? तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से राम और लक्ष्मण को लेकर चले थे और उन्होंने सरयू नदी के किनारे विश्राम किया था। के किनारे। नेक्स्ट है, सीता स्वयंवर के समय यज्ञशाला में क्यों सन्नाटा छा गया? जब बिल्कुल एक खिलौने के जैसे राम ने धनुष उठाया और उसको 2 भागों में तोड़ दिया, तो यह देखकर यज्ञशाला में सीता के स्वयंवर के समय सन्नाटा छा गया। जब राम ने बच्चों के खिलौने के जैसे धनुष को तोड़ा तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पूरी यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा? मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक राजकाज को संभाला है, चलाया है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं और चारों भाइयों में राम सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। राजा दशरथ ने दरबार में कहा कि अब वह बूढ़े हो चले हैं, इसीलिए बड़े भाई राम को नया युवराज बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, अभी ये व्याकरण के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यमुना नदी के किनारे कई प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। इस वाक्य में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? प्रसिद्ध, ये तो विशेषण है। कैसे नगर? प्रसिद्ध नगर। नदी, ये जातिवाचक संज्ञा है। नगर भी जातिवाचक संज्ञा है। यमुना, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घ विकल्प सही है। किसी का जो नाम हो, स्पेसिफिक नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, प्रॉपर नाउन। निम्नलिखित नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मयंक, पथरीला,
सुंदरता, पुस्तक। भाववाचक, जो भाव बताता हो, सुंदरता। कोई इधर आ रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है? कोई, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मसूरी विदेशी पर्यटकों के लिए जाना पहचाना है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? विदेशी। पर्यटक कैसे हैं? विदेशी, दूसरे देश के हैं। दूध वाले ने मंदिर में सुबह ही 4 लीटर दूध पहुंचा दिया, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? 4 लीटर दूध, ये है परिमाणवाचक। नेक्स्ट है मोहन आज विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में काल के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? आज वह विद्यालय जाएगा, तो ये है भविष्यकाल, भविष्यकालिक। साइकिल का पहिया तेजी से घूमता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की जो विशेषता बताता हो, क्रिया है घूमना, और कैसे घूमता है? तेजी से, तो तेजी से ये क्रिया विशेषण है। रेलगाड़ी कल अहमदाबाद पहुंचेगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? पहुंचेगी, तो ये भी भविष्यकालिक है। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। आकाश, वृक्ष शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए, पर्यायवाची शब्द। तो आकाश का हो सकता है नभ, आसमान, अंबर, व्योम, खगोल। नेक्स्ट है वृक्ष, तरु, पेड़, विटप। नेक्स्ट उन्नति, अंधेरा, समर्थ, निर्बल शब्दों के विलोम शब्द बताइए। उन्नति, अवनति, अंधेरा, उजाला, समर्थ, असमर्थ, निर्बल, सबल। आगे अपना उल्लू सीधा करना, घुटने टेकना, मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना, अपना काम निकलवाना या अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करवाना, निकलवाना। और वाक्य में प्रयोग आप करेंगे वोट मांगते समय, वोट नहीं, इलेक्शंस, चुनाव के समय नेता झूठ बोलकर या झूठे वादे करके, झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, वोट ले लेते हैं लोगों से, उल्लू सीधा करते हैं। आगे घुटने टेकना, हार मान लेना, हार स्वीकारना। और वाक्य में प्रयोग होगा हमें कठिन परिस्थितियों में घुटने नहीं टेकने चाहिए, या फिर कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए। कठिन परिस्थितियों में घुटने ना टेक कर डटकर उसका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट आगे, ईश्वर में विश्वास रखने वाला जो पुरुष अभिनय करता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, और जो पुरुष अभिनय करता हो, अभिनेता। आगे नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार पत्र लिखिए। आपका नाम मनीष या फिर मनीषा है, आप अलीगंज लखनऊ में रहते हैं। आपके विद्यालय में संपन्न 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया आपने और गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी देते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखिए। इस तरीके से पत्र लिखेंगे आप। सबसे पहले एड्रेस आएगा आपका, पता, दिनांक, पूज्य माताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी पिताजी सहित सपरिवार सकुशल होंगे। गत सप्ताह हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापकों ने मुझे बधाइयाँ दी और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। मुझे यह सफलता आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। मैं आगे भी इसी तरह मेहनत करती रहूँगी। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, आपकी प्यारी बेटी, और नीचे आपका नाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 3 विषय, स्वतंत्रता दिवस, क्रिकेट का खेल, यदि मैं शिक्षक होता। तो
तीनों में से किसी एक भी विषय पर आप निबंध लिख देंगे। ये था कक्षा 6 हिंदी का एक प्रश्न पत्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।